तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 1947 से पहले चूंकि हम सब एक थे, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उसके बाद बंटवारा हुआ, कई देश सब अलग बने, लेकिन कुछ चीजें आज भी बड़ी कॉमन है। जैसे अपने देश में पहले क्राइम करो, क्रिमिनल बनो, फिर पॉलिटिक्स में शामिल हो जाओ, पॉलिटिशियन का दामन थाम लो और अपना जुर्म करते रहो। हमारे जैसे अंडरवर्ल्ड की कहानी हो, या फिर पॉलिटिशियन की कहानी हो, या क्रिमिनल से पॉलिटिशियन बने उनकी कहानी हो, सीरियल किलर की कहानी हो, क्रिमिनल को कैसे प्रोटेक्शन मिलता है पॉलिटिक्स में उसकी कहानी हो, तो ये सारी चीजें लगभग बहुत कुछ आज भी मिलती है। आज की कहानी बांग्लादेश के शायद अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा और खूंखार बनता गया, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टी ने उसे सहारा दिया अपने अपने फायदे के लिए, वोट के लिए। लेकिन फिर वो इतना खूंखार हो गया कि एक रोज पॉलिटिकल पार्टी को उससे अपना दामन छुड़ाना पड़ा, पुलिस को कहना पड़ा कि इसे रोको, इसे पकड़ो, और फिर मुकदमा चलाना पड़ा। ये उस सीरियल किलर की कहानी है जिसने जुर्म की दुनिया में जब कदम रखा तो उसका एक दोस्त हुआ करता था। धीरे धीरे वो दोस्त उसका बॉडीगार्ड बन गया। बरसों न मालूम कितने ही कत्ल उसके इशारे पर किए, न मालूम कितने ही कत्ल में वो उसके साथ रहा। लेकिन फिर एक रोज जब वक्त आया तो वही दोस्त, उसका जो सबसे बड़ा राजदार था, उसने अपना मुंह खोला और पुलिस को उसकी सारी कहानी सुना डाली। जब पुलिस ने उसकी कहानी सुनी, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार करने का हुक्म ऊपर से आया, छापे पड़े, सबूत मिले, और फिर कैसे उसे फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। ये पूरी कहानी है बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर इरशाद सिकदर की। इरशाद सिकदर जो बांग्लादेश के एक जगह है खुलना, वहां पे, खुलना बल्कि इसका नाम है, वहां का रहने वाला, इसके पिता या वालिद बंदे मियां छोटे मोटे एक मजदूर, गरीबी में पला बढ़ा। मां जब ये छोटा था तभी मां की मौत हो गई। पैसे नहीं थे इलाज के लिए, इंजेक्शन खरीदने के लिए, और उसे लगा कि शायद इस गरीबी और मजबूरी ने उसकी मां को उससे छीन लिया। इसी के बाद उसने पैसे कमाने का सोचा, जो कई फिल्मों में हमने देखा है। फिर इसने छोटी मोटी नौकरी की, कभी ठेला लगाया, कभी कुछ और किया, मजदूरी की, रेलवे पे जाकर रेलवे स्टेशन में काम किया। फिर धीरे धीरे लगा कि इतने पैसे तो आ नहीं रहे। इसके बाद इसने कुछ लड़कों का एक गैंग बनाया, और ये गैंग बनाकर अब जिस रेलवे स्टेशन पे कभी मजदूरी या छोटे मोटे काम किया करता था, उसने कहा वहां के मुसाफिरों को लूटते हैं, और फिर अब मुसाफिरों को लूटना शुरू किया। पहली बार इसने मुसाफिरों से उनके गहने और पैसे लूटने शुरू किए। धीरे धीरे अच्छे खासी अब कमाई होने लगी। अब इसने और लड़कों को शामिल करना शुरू किया, और उन्हीं में एक लड़का मिला इसे, नूर, इसका सबसे भरोसेमंद साथी। अब लड़कों का गैंग बन चुका था, चोरी होनी शुरू हो गई, पुलिस के पास कंप्लेंट जाने लगी, और धीरे धीरे इस गैंग का नाम रंगा चोर, खुलना में पूरे रंगा चोर के नाम से ये लोग कुख्यात या मशहूर होते गए। रंगा चोर अब चोरी चोरी कर रहा था सब कुछ, लेकिन जो इरशाद सिकदर था उसकी सोच कुछ और थी, उसे करना कुछ और था। उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसने कहा ये छोटी मोटी चोरियों से कब तक जिंदगी चलेगी, कुछ और बड़ा करते हैं। इसी के बाद उसने कुछ और लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया, और अब ये बड़े बड़े वारदात, डकैती और इन सारी चीजों को अंजाम देने लगे। और अब रंगा चोर, उसे लगा कि चोर का ये जो टाइटल है बड़ा छोटा होता है। उसने एक नया गैंग बनाया और उस गैंग का नाम रखा रमाडा बहिनी। अब रमाडा बहिनी गैंग, और इस गैंग का सरदार इरशाद सिकदर। अब धीरे धीरे ये लूटपाट के साथ ही कत्ल भी करने लगे, कुछ टेररिज्म की एक्टिविटी में भी शामिल हो गए। अब पैसे भी हो गए थे, गैंग भी बड़ा हो गया। इसके बाद इन्होंने अब रेलवे स्टेशन और उस इलाके को छोड़ा, अब शहर के अलग अलग हिस्सों में क्राइम करने लगे। और फिर धीरे धीरे उस शहर का एक बहुत ही खास हिस्सा था घाट, नदी किनारे। अब बांग्लादेश, खुलना का ये घाट, पानी, मछलियों का कारोबार वहां काफी बड़ा। तो धीरे धीरे इसके लोगों ने, दबंग लोगों ने, उस घाट के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। अब उस घाट पर जो भी जहाज या जो भी मछली पकड़ने जाता, जो भी चीजें करता, वो बिना इरशाद सिकदर की इजाजत के नहीं होता। एक तरह से जैसे मुंबई में अपने डॉग का किंग या हाजी मस्तान इन लोगों ने शुरू किया, वैसे ही अब इरशाद सिकदर ने खुलना के इस घाट पर अपना कब्जा करके, और अब वो और ज्यादा बड़े बड़े क्राइम और ये सारी चीजें करने लगा। जो लोग उसकी बात नहीं मानते उसे वो ठिकाने लगा देता।
कहते हैं कि इस दौरान में अब तक वो कई कत्ल कर चुका था, लेकिन अभी तक किसी की नजर उस पर नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसको वही लगा कि अब क्राइम तो हो गया, चलो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब उसने अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करना शुरू किया। पहले उसने एक जातीय पार्टी ज्वाइन किया, फिर उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी ज्वाइन किया, फिर उसने अवामी लीग भी ज्वाइन किया। लेकिन जब इसने शुरू में जातीय पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद वहां एक वार्ड का ही कमिश्नर भी बना, 2 बार लगातार चुनाव जीता। अब क्राइम के साथ साथ एक राजनीतिक आसरा या सहारा भी इसे मिल चुका था। लेकिन बहुत सारे दुश्मन हो चुके थे। लाशें अब तक नदी में ही फेंक रहा था। उसे लगा कि जिस तरह से कत्ल कर रहे हो, लोगों की लाशें फेंक रहे हैं, तो कभी न कभी शायद ये चीजें खुल जाएंगी। लेकिन लाशें फेंकने का तरीका था, वो एक जिंदा इंसान को किसी बोरी में बांध देता, उसमें सीमेंट भर देता और उसका सिर्फ सर का हिस्सा खुला छोड़ता और शिप पे या बोट पे जाता और बीच नदी में छोड़ देता। हाथ पैर सब बंद, धीरे धीरे वो पानी के अंदर डूबता जाता, अपने आप को बचा नहीं पाता और फिर डूबने से उसकी मौत हो जाती। और सीमेंट और बाकी चीजें होती, इसलिए लाश ऊपर भी नहीं आती। इस तरीके से उसने बहुत सारे कत्ल किए। अब धीरे धीरे उसका पूरा सिक्का जो है इस खुलना इलाके में, उसके नाम से लोग कांपने लगे। जो उस कह देता बस वही एक तरह से कानून होता। ऊपर से चूंकि वार्ड का कमिश्नर बन चुका था, ताकत और ज्यादा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान में उसने अलग अलग 6 औरतों से शादी की, कुल 6 शादियां की उसने। ये भी कि उसने बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया और बहुत सारी महिलाओं को जबरन अपने घर पर काम के लिए रखा, लेकिन उनका शोषण किया करता था। ये सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। पावरफुल था, वोट भी मिलता था, इसलिए कोई उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाता। छोटे मोटे जुर्म होते, पुलिस भी उसकी तरफ आंख नहीं उठाती और पुलिस को भी वो हफ्ता देता, जैसे अपने यहाँ सारे क्रिमिनल करते हैं, तो पुलिस भी उसके हर जुर्म को अनदेखा कर देती। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था। खूब सारे उसने पैसे कमा लिए थे, जिंदगी ऐश की थी, 6 बीवियां थी। लेकिन तभी 1996 में एक इंसिडेंट होता है, और होता यह है कि एक और पॉलिटिशियन जिनका नाम खालिद हुसैन, अच्छा खासा दबदबा, अच्छी खासी इमेज, कुछ ऐसे महकमे थे जिनके टेंडर को पास करने या टेंडर देने के लिए खालिद हुसैन की इजाजत की जरूरत पड़ती थी। अब इरशाद सिकदर हर टेंडर और हर चीज में जबरन लेता, धमका कर लेता, जो नहीं मानते उन्हें मार डालता। यहां उसका पहली बार खालिद हुसैन के साथ आमना सामना होता है। एक टेंडर के लिए वो अप्लाई करता और खालिद हुसैन उसको उस टेंडर को गैर कानूनी तरीके से देने से साफ इनकार कर देते हैं। अब खालिद हुसैन इकबाल बल्कि इरशाद सिकदर के निशाने पर, दूसरी तरफ खालिद हुसैन का भी अपना एक जलवा, एक पॉलिटिशियन, बड़े नेता, और उसी अवामी लीग से जुड़े हुए खालिद हुसैन, जिससे इरशाद सिकदर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक टेंडर इन दोनों के रास्तों में एक तरह से रुकावट डाल देती। अब इरशाद सिकदर कहता है कि ये टेंडर दे नहीं रहा खालिद हुसैन, और उसकी इज्जत की बात है, उससे बदला लेना है। एक रात वो नूर को लेकर, जो उसका बॉडीगार्ड, उसका पुराना दोस्त, वो सीधे खालिद हुसैन के घर पहुंचता है। नूर को ये लगा कि उसका बयान है कि शायद वो जाकर धमकाएगा कि टेंडर दे दो फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां घुसते ही इरशाद ने खालिद हुसैन पर हमला बोल दिया। इसके बाद लगभग वो बेहोश हो गया। उस बेहोशी के आलम में भी वो उसके सीने पर बैठा, खंजर निकाला, उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी, फिर तमाम खंजर उसके सीने में उतारे। उसे जब यकीन हो गया कि वो मर चुका है, फिर उसकी लाश को घसीटा और बाहर उसकी कार खड़ी थी, उस कार में ही खालिद हुसैन की लाश को डाली। फिर उस कार को खुद चलाया और कार को चलाते हुए उसी नदी किनारे ले गया, जिस नदी में ना मालूम उसने कितने कत्ल किए थे। ले जाने के बाद कार को लाश समेत उसने नदी में फेंक दिया, ताकि ये लगे कि एक एक्सीडेंट है, और घर लौट आया। बाद में नदी से कार बरामद हुई, कार से खालिद हुसैन की लाश बरामद हुई। इलाके में लोगों में गुस्सा आया, खालिद हुसैन की अपनी एक पहचान थी। धीरे धीरे ये बात फैली कि इस कत्ल के पीछे इरशाद सिकदर का हाथ है और ये एक्सीडेंट नहीं है। अब जब ये हुआ तो लोगों का भी गुस्सा आया और अब दबी जुबान में लोग इरशाद के खिलाफ बोलने लगे। उधर अवामी लीग पार्टी जो सरकार में थी, उसे लगा कि इरशाद की वजह से उनकी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। अवामी लीग ने इरशाद को अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया। अब जब बाहर किया तो पॉलिटिकल ताकत जो है वो खत्म हो गई, और इसी दौरान में हुआ कि अब लोगों का गुस्सा और खालिद हुसैन के कत्ल की बात धीरे धीरे हर जुबान पर, और यही एक मौका था। अचानक नूर एक बड़े पॉलिटिशियन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं गवाह हूं, खालिद हुसैन को उसी के बॉस इरशाद ने मारा है, और इसके अलावा उसने करीब
60 से ज्यादा कत्ल किए, और मैं उन सारी चीजों की गवाही देने को तैयार हूं। उस नेता से ये जब बात पहुंची तो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंची। ये हुआ कि ये बहुत ही खूंखार है। इसके बाद पहली बार खालिद हुसैन के कत्ल के करीब 5 महीने बाद वहां की सरकार ने पुलिस को हुक्म दिया कि आप जाओ और इरशाद सिकदर को गिरफ्तार करो। गवाह एक सामने था, उसका अपना राजदार, अपना बॉडीगार्ड। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए नूर के। इसके बाद उसके घर पे छापा मारा और इसके बाद फिर इरशाद सिकदर की गिरफ्तारी हुई। ये कहानी का एक पार्ट था। अब नूर ने जो कहानी सुनाई, उसके बाद पुलिस उसी नदी किनारे एक आइस फैक्ट्री में पहुंची। जो मछलियों का कारोबार होता है या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें मछलियां खराब ना हो, सड़ न जाए, तो कोल्ड स्टोरेज में या फिर आइस के साथ रखी जाती है। इससे खुलना इलाके में सबसे बड़ी आइस फैक्ट्री थी और कई साल पहले मालूम था ये बात इरशाद को कि इस आइस फैक्ट्री की बहुत डिमांड है। आसपास के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब आइस खरीदते हैं, आइस की यहाँ जरूरत होती है। उसने उस आइस फैक्ट्री के मालिक को पहले डराया धमकाया, फिर उसे भी मार डाला और जबरन इस आइस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। 2 वजह थी इसकी। एक, अब उसने आइस फैक्ट्री पर कब्जा करने के बाद सीधे आइस का रेट डबल कर दिया और हर बिजनेसमैन, हर मछुआरे, सभी डीलर से ये कहा कि कहीं किसी और आइस फैक्ट्री से अगर किसी ने आइस खरीदी तो फिर वो अपना अंजाम भुगतेगा। इरशाद सिकदर के लोग खूंखार, उसके नाम से लोग खौफ खाते थे। किसी भी बिजनेसमैन, डीलर या मछुआरे की हिम्मत नहीं हुई और सब उसी आइस फैक्ट्री से अब आइस खरीदने लगे। तो एक तो उसका धंधा डबल हो गया। दूसरा, वो लाश बहाते बहाते थक चुका था, लोगों को पीटते पीटते थक चुका था। उसे एक टॉर्चर रूम चाहिए था जहां लोगों को बुलाकर मारे और फिर लाश भी ठिकाने लगाए। इसके लिए आइस फैक्ट्री सबसे सही जगह थी। उसने इस आइस फैक्ट्री को इसी ध्यान में रखकर खरीदा था। अब वो अपने सारे दुश्मनों को आइस फैक्ट्री में लाता, बर्फ पे लिटाकर उनको टॉर्चर करता और फिर कईयों को तो उसने उसी बर्फ के साथ मतलब कत्ल किया। कई बार लाशें महीनों तक उस आइस फैक्ट्री में पड़ी रहीं, खराब भी नहीं हुई, और फिर बाद में उन्हें नदी में फेंक देता। तो जब नूर ने एक एक करके कत्ल का खुलासा किया तो खुद पुलिस चौंक उठी। नूर ने बताया कि उसने जब पहला कत्ल किया था तब उसे पहली बार कुछ अजीब लगा था इरशाद सिकदर को। वो नहाया लेकिन फिर भी उसे अजीब लगा। उसने कहा मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि उसने मारा था, बहुत सारे खून रिसे थे, उसके जिस्म, कपड़े पर भी खून आए थे। उसके बाद उसने दूध से अपने आप को नहलाया ताकि वो खून के छींटे या वो जो सारी चीजें हैं वो उसके जिस्म से दूर हो जाए। और जब दूध से नहाया वो, उसके बाद उसने कहा मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कहते हैं इसके बाद उसने जितने कत्ल किए, इसके बाद हर कत्ल के बाद वो दूध से ही नहाता था और उसके आसपास इर्द गिर्द या घर वाले जब भी उसको देखते कि इरशाद सिकदर आज दूध से नहा रहा है तो लोग बिना लाश देखे हुए समझ जाते कि आज ये किसी ना किसी का खून करके आया। पहले कत्ल से लेकर आखिरी कत्ल तक हर कत्ल के बाद वो दूध से नहाया। जब ये सारी चीजें हुई, उस आइस फैक्ट्री में पुलिस की टीम ने छापा मारा। वहां बहुत से ऐसे जो जिन्हें मारे गए थे उनके कपड़े मिले। नदी की तलाशी ली, वहां से बहुत सारे कपड़े मिले, कुछ कंकाल मिले और ये सारी चीजें साबित हो गई कि उसने एक के बाद बहुत कत्ल किए। करीब 60 के आसपास तो नूर ने बताया, कुछ गिनती 40 तक जाती थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत में 18 ऐसे मामले थे जिसमें बरी बरी हो गया, क्योंकि कोई सबूत, कोई गवाह, ये सब कोई वहां पे आया ही नहीं था। लेकिन एक मामला, यही खालिद हुसैन का जो था, खालिद हुसैन के मामले में अदालत ने उसको दोषी ठहराया और चूंकि नूर उसका गवाह था और लाश बरामद हो चुकी थी, विटनेस आखिरी देखे गए थे जो वो घर तक गया था, तो इसीलिए लोअर कोर्ट ने बाकी 18 मामलों में तो इरशाद सिकदर को बरी किया, लेकिन खालिद हुसैन एक पॉलिटिशियन के कत्ल के इल्जाम में उसको गुनहगार ठहराया और सजाए मौत दे दी। सजाए मौत दे दी। इसके बाद वो हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में बाकी के और मामले भी चल रहे थे जो कत्ल के थे, कुछ 30, 40, 50, 60, लेकिन 18 पुलिस ने सबूत जुटाए और वो हाईकोर्ट में पहुंच गया। इधर हाईकोर्ट में जब पहुंचे तो वो मामला पेंडिंग था। जो फांसी की सजा हुई उसको हाईकोर्ट ने भी बहाल रखा। फिर इरशाद सिकदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बांग्लादेश के और उसने कहा कि फांसी की सजा कम की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की उस फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा बांग्लादेश के, मर्सी, रहम की अपील की, लेकिन प्रेसिडेंट ने इरशाद सिकदर को रहम देने से मना कर दिया। इसके साथ ही वहां रास्ता बंद हो गया, उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई।
हाई कोर्ट में 18 केस पेंडिंग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खालिद हुसैन मर्डर केस में जब उसको रिजेक्ट किया और प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये हो गया कि वो 18 केस का जो फैसला वो होता रहेगा। लेकिन खालिद हुसैन के मामले में चूंकि उसके तीनों लाइफ लाइन खत्म हो चुके हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद प्रेसिडेंट से, इसलिए बाकी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करो, इसको फांसी दे दो। और आखिरकार 10 मई 2004 की तारीख तय हुई उसको फांसी पर चढ़ाने की। कायदे से वो 9 मई की रात थी। फांसी का जो वक्त अदालत ने मुकर्रर किया था वो था रात 12:01 पर। तो 9 मई की रात लेकिन शुरू हो जाएगी 10 मई की रात। जैसे ही 12:01 पर घड़ी पहुंचेगी, इरशाद को फांसी दे दी जाएगी। इसी खुलना डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी का पूरा इंतजाम किया गया। 8 तारीख की रात को जेलर, जो इस खुलना डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर थे, फरमान अली, उन्होंने रात 10 बजे यानी लगभग 26 घंटे पहले सेल में जाकर इरशाद को बताया कि तुम्हारी तमाम जो मौत की अर्जियां थी वो खारिज है और अब मौत का वक्त आ चुका है। 10 मई की रात 12:01 पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर वो लगभग गश खा गया था। इसके बाद उसे बताने के बाद कि ये कुछ करे नहीं, बाकायदा बहुत सारे गार्ड उसके सेल के पास लगातार खड़े किए गए ताकि हर वक्त वो उस पर नजर रख सके। उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे मौत के बाद मेरी लाश मेरे बड़े भाई और छोटी बहन को सौंप दी जाए। मिलने के लिए सुबह सुबह फिर अगले दिन खबर चूंकि फैमिली को दे दी गई। तो इरशाद की जो पहली बीवी थी 6 बीवी में से, खदीजा बेगम, वो कुछ रिश्तेदारों के साथ जेल पहुंचती हैं सुबह 9 मई 2004 की। अब वो रहता था अपनी बाकी बीवियों के साथ, खदीजा के साथ बहुत दिनों से उसका रिश्ता था नहीं, लेकिन खदीजा पहली बीवी थी, वो मिलने आई, वो उससे मिला, लेकिन मिलने के साथ नाराजगी भी जताई और उसने कहा कि शायद तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मेरी फांसी होने जा रही है। तुमने मेरी पर्सी, मेरी रहम की अपील प्रेसिडेंट के सामने ढंग से नहीं रखी। अगर ढंग से रखती तो शायद मुझे मौत से बचाया जा सकता था। तो अपनी पहली बीवी से उसने नाराजगी जताई और कहा कि मेरी मौत के बाद मेरी लाश पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, मेरी लाश जो है मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन को दे देना। ये कहकर वहां से वो निकल गया, जेल के अंदर चला गया। पहली बीवी के जाने के बाद अब दूसरी बीवी बाकी रिश्तेदार और बच्चों के साथ जेल पहुंचती है। इरशाद को खबर दी जाती है कि तुम्हारी दूसरी बीवी और बाकी रिश्तेदार आए, लेकिन वो फिर बाकी किसी और से मिलने से साफ इनकार कर देता है। सिर्फ अपनी पहली बीवी खदीजा से मिला, दूसरी से और बाकी रिश्तेदारों से नहीं मिला। और पहली बीवी से उसने जब खदीजा आई थी तब उसने पूछा भी था कि क्या मुझे फांसी हो जाएगी, क्योंकि टाइम है 10 मई 12:01। तब खदीजा ने उससे ये झूठ कहा था कि नहीं तुम्हारी फांसी रुक जाएगी, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तब उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे फांसी हो जाएगी। जब मुझे जेलर ने बताया उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं सो पाया, मैंने अपने पूरे फांसी में कैसे कैसे मुझे मौत आएगी वो मैंने ख्वाब में देखा था और वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा। ये उसने अपनी बीवी से कहा। पहली बीवी चली गई, बाकी किसी बीवी से उसने मुलाकात नहीं की, किसी और रिश्तेदार से मुलाकात नहीं की। इसके बाद 9 मई की रात आई, करीब 11:55 पर 9 मई 2004 को इरशाद को उसके सेल से निकालकर फांसी घर तक ले जाया गया। बाकायदा ढाका सेंट्रल जेल से उसे फांसी देने के लिए 3 जल्लाद को बुलाया गया था, पेशेवर। उनमें से एक का नाम था हफीजुद्दीन, एक का शाहजहां और एक का हैरिस मियां। ये तीनों वहां आए। 6 प्लाटून जेल के बाहर लगाया गया, क्योंकि वो एक बड़ा क्रिमिनल था, एक बड़ा सीरियल किलर था, तो कुछ गड़बड़ ना हो। 6 प्लाटून जेल के इर्द गिर्द। जेल के अंदर की सुरक्षा बेहद टाइट, 3 जल्लाद ताकि वो गलती ना हो। और उसके बाद उसे घसीटते हुए, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, जो आखिरी विटनेस बता रहे, और उसे फांसी के तख्ते तक लाया गया। सब कुछ लगभग 11:58 पर तैयार हो चुका था। उसके गले में फांसी का फंदा डाला जा चुका था, तख्ते पर खड़ा किया जा चुका था। लीवर जल्लाद के अब हाथ में था। बस इंतजार था घड़ी का कि 12:01 10 मई 2004 जैसे ही हो लीवर खींच दिया जाए। और ठीक 10 मई 2004 12:01 पर जेलर के हुक्म पर जल्लाद ने लीवर खींचा और अगले कुछ मिनट में ही इरशाद फांसी के तख्ते पर झूल गया। कुछ देर तक झूलता रहा, फिर अगली सुबह, क्योंकि उसके रिश्तेदार जो थे वो सब जेल के बाहर थे, 12:01 पर फांसी दी गई। लेकिन इसके बाद अगले 5-6 घंटे तक लाश जेल के अंदर थी। सुबह उसकी लाश को उसके बड़े भाई और उसकी बहन, जो उसने आखिरी ख्वाहिश जताई थी,
उसको सौंप दी गई। उसके बाद वो उसको अपने पुश्तैनी इलाके में ले गए और वहां ले जाकर उसको दफना दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, अपने पीछे वो बहुत बड़ी दौलत छोड़ गया था। आलीशान कोठी, घर, ढाका में घर, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, बिजनेस, सोना, कैश। कहते हैं बाद में उसकी दौलत के लिए उसके अपने तमाम जो 6 बीवियां, बच्चे, वो लड़ पड़े और ये लंबी लड़ाई चली। उनमें से एक बेटी उसकी जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी बाद में, और टिकटॉक उस जमाने में तो बांग्लादेश में काफी फेमस भी थी। 2022 में एक रात वो अपने अपार्टमेंट ढाका में उसकी लाश पंखे से झूलती मिली। बाद में उसकी मां ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड से अपने झगड़ा हो गया था और वो उस रात घर लौटी, अपना दरवाजा उसने बंद कर लिया अंदर से और फिर पंखे से झूल गई थी। तो इश्क की वजह से वो उसने जान दे दी थी। बाप को फांसी हुई, बेटी ने फांसी लगाई। कहते हैं कि आज भी इरशाद सिकदर जैसा क्रिमिनल बांग्लादेश में या ऐसा सीरियल किलर दूसरा कोई नहीं हुआ। और वहां के लोग ज्यादातर जो मानते हैं इस बात को यही कहते हैं कि एक सिस्टम का पैदा किया हुआ क्रिमिनल था। अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको शुरू में शह नहीं देती तो शायद ये इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता। बहुत सारे लोग उसके साथी नूर के बारे में भी बात करते हैं कि उसने अपने दोस्त से गद्दारी की, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि नूर ही वो शख्स था शायद जिसकी वजह से इरशाद सिकदर को फांसी की सजा हुई, क्योंकि सारे सबूत, सारी गवाही उसने दी, वरना और कोई सामने नहीं आ रहा था। अगर नूर ना होता तो शायद इरशाद को उसके किए की कभी सजा भी नहीं मिलती। तो ये थी कहानी बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर और उसकी फांसी की।